Good afternoon to all. Today topic is bronchial asthma. So this, this is defined as hyper-responsiveness of tracheobronchial tree, means hyper-responsiveness of smooth muscle of tracheobronchial tree to various stimuli, resulting narrowing of air tubes, presented as wheezing, cough, dyspnea, and decreased forced expiratory volume. स्मूथ मसल्स की हाइपर रिस्पॉन्सिविटी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो किसी एलर्जी के आने से श्रिंक कर जाते हैं, कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे वीजिंग होता है, डिस्निया होता है, ब्रीथलेसनेस एंड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कफ होता है, ड्राई कफ मेनली, वीजिंग होता है, चेस्ट कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड ब्रीदिंग, टैकिपनिया, tiredness. There is various etiology of bronchial asthma, genetic factor involvement, mainly environmental factor involvement, like house dust, might, exposure to tobacco smoke, predisposed to animal pollens, some occupational exposures, irritant in workplace, like chemicals industry, dust, gases, molds and pollens exposure. So there are different various precipitating factor in the bronchial asthma. Now, pathophysiology of bronchial asthma. On exposure to antigen, कोई एलर्जिन का एंटीजन एक्सपोज होने पर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी, बॉडी एंटीबॉडी बना देता है, देन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन complex formation होता है, which this complex attached to mast cell and they cause bursting या degranulation of the mast cell and release of mediators. तो mast cell के mediators क्या होते हैं? Histamine, protease, leukotrienes, platelet activating factor, prostaglandin, tissue necrotic factor. These are mediator of mast cell. They cause early bronchoconstriction. So after exposure antigen, there is early bronchoconstriction within 15 to 30 minutes. Then there is release of cytokines. Cytokines cause increased eosinophils and IgE production. These IgE and eosinophil causes bronchoconstriction. Again, this is late phase. It develops after 2 to 8 hours. तो मास्ट सेल डिग्रेडेशन से पहले हो जाएगा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, फिर लेट फेज भी कंटिन्यू रहेगा। इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व विद रिपेयर, अगर ट्रीटमेंट दे दिया तो रिजॉल्व हो जाता है। लंग्स की पैथोफिजियोलॉजी, नॉर्मल लंग फंक्शन काम करने लगता है। इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इनइफेक्टिव रिपेयर, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, देन देयर इज इनइफेक्टिव रिपेयर and remodeling and epithelial damage and loss of protective barrier function, develop angiogenesis and proliferation of smooth muscle, causes thickening and fibrosis of the basement membrane, ultimately decrease airway diameter and irreversible airway obstruction. जो chronic asthma हो जाता है उसमें irreversible airway obstruction हो जाता है due to these fibrotic changes, inflammatory changes. How will you treat the bronchial asthma? There is approach to treatment. एक तो प्रिवेंशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जहां से उसकी स्टार्टिंग होती है उसको प्रिवेंट करें। कैसे? अवॉइडेंस ऑफ एंटीजन एक्सपोजर, हाइपोसेंसिटाइजेशन विद स्टेशन। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, एलर्जी है, आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? इनहिबिशन ऑफ मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन बाय मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जैसे सोडियम प्रोमोग्लाइकेट है, उसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं जिससे मास्ट सेल बस्ट ना हो और मीडिएटर रिलीज ना हो।
सेकेंड अप्रोच प्रिवेंशन में एंटी IgE एंटीबॉडी, वन ड्रग इज देयर omalizumab and it prevent IgE formation. थर्ड अप्रोच एंटागोनिज्म ऑफ रिलीज मीडिएटर, जो मीडिएटर रिलीज हो गए हैं उनको एंटागोनाइज करते हैं। लाइक हिस्टामिनिक्स हैं तो एंटी हिस्टामिनिक दे दीजिए, ल्यूकोट्रिन्स रिलीज हैं तो एंटी ल्यूकोट्रिन्स दे दीजिए। कार्टिकोस्टेरॉइड इम्यून मीडिएटर को सप्रेस करता है। फोर्थ अप्रोच ब्लॉकेज ऑफ कंस्ट्रिक्टेड न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करते हैं उसको ब्लॉक कर दीजिए, लाइक एंटीकोलिनर्जिक देते हैं। दूसरा माइमेटिक डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर, जो ब्रांको डायलेटेशन करते हैं उनको इनहेंस करते हैं, लाइक बीटा 2 एगोनिस्ट। डायरेक्टली एक्टिंग ब्रांको डायलेटर लाइक फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर, इसमें जैंथीन ग्रुप आते हैं। रिडक्शन ऑफ हाइपर ब्रांकियल हाइपर रिएक्टिविटी, पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि देयर इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्रांकियोलॉजी, तो उस हाइपर रिस्पॉन्सिव हाइपर रिएक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए वी यूज स्टेरॉइड, तो दैट इज व्हाई स्टेरॉइड आर ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रांकियल अस्थमा। मिसलेनियस ड्रग यूज एंटीबायोटिक्स इफ देयर इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, expectorant if there is sputum formation, mucolytic, these can also be used। ये डायग्राम शो कर रहा है कि मास्ट सेल एंटीजन आया, एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाया, मास्ट सेल में अटैच होकर बस्ट कर दिया, मास्ट सेल के मीडिएटर रिलीज हो गए, मीडिएटर बाद में IgE एंटीबॉडी बनाते हैं और ये ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ड्रग्स यूज होते हैं, जो अभी बताया है। सोडियम प्रोमोकाइकेट प्रिवेंट करता है, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है, और एंटी हिस्टामिनिक, एंटी ल्यूकोट्रिन्स, कार्टिकोस्टेरॉइड ये मीडिएटर को सप्रेस करते हैं। बाकी ये ब्रांकियल स्मूथ मसल्स में एक डायलेटर मैकेनिज्म होती है, कंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म। तो डायलेटर साइक्लिक एमपी के थ्रू होता है और साइक्लिक एमपी इनहेंस बाय बीटा 2 एगोनिस्ट, ये एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है जो साइक्लिक एमपी बनाता है और ब्रांकोडायलेटेशन करता है। दूसरा थियोफाइलिन ग्रुप जो होता है वो फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और साइक्लिक एमपी को ब्रेकडाउन से बचाता है और ब्रांकोडायलेटेशन करता है। दूसरी तरफ ब्रांको कंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दें, जैसे आप M3 मस्करिनिक रिसेप्टर या ग्वानाइड साइक्लेज को एक्टिवेट करके ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करता है। दूसरा एडिनोसिन रिसेप्टर्स एडिनोसिन रिलीज करता है जिससे ब्रांको कंस्ट्रिक्शन होता है, तो एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थियोफाइलिन ग्रुप देते हैं। तो डिफरेंट अप्रोच इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रांकियल अस्थमा। तो नाउ कम्स ऑन द ड्रग। फर्स्ट ड्रग इज बीटा 2 एगोनिस्ट। मैकेनिज्म बता दिया था, ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट कर देंगे, उस पर एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेंगे और साइक्लिक एमपी फॉर्मेशन करेंगे। साइक्लिक एमपी काजेस ब्रांकोडायलेटेशन। बीटा 2 एगोनिस्ट में शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, लेवोसाल्ब्यूटामॉल। These are fastest acting, onset within 5 minutes, duration of action 4 to 6 hours, given orally, given by inhalation route, given by injection also, subcutaneous injection of terbutaline available। सेकेंड ग्रुप लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें दो ड्रग आती हैं, साल्मेट्रॉल, फोर्मेट्रॉल। These are highly lipid soluble, slow onset of action and only given by inhalation route। मैकेनिज्म बता दिया आपको। सेकेंड मैकेनिज्म होता है दे इंक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस इन ब्रांकियल स्मूथ मसल एंड दस causes hyperpolarization of the bronchial smooth muscles and result bronchodilation। तो पोटेशियम कंडक्टेंस को बढ़ा के हाइपरपोलराइजेशन करता है, दूसरा साइक्लिक एमपी को बढ़ा के ब्रांकोडायलेटेशन करता है। लॉन्ग एक्टिंग नॉट रिकमेंडेड फॉर एक्यूट अटैक, they used for nocturnal attack and for prevention of the bronchial attack। बीटा 2 के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि इनमें बीटा 1 एक्टिविटी भी होती है और बीटा 1 हार्ट में होते हैं, उसको भी अगर स्टिमुलेट करेंगे तो देयर इज पल्पिटेशन। सर आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं सर आ रही है। आ रही सर, आ रही है। अच्छा हाँ, अपना मोबाइल सेट आ करिए। रही है सर। तो साइड इफेक्ट इसलिए पल्पिटेशन होता है, ट्रेमर होता है, स्वेटिंग होता है इसमें, क्योंकि कुछ एक्टिविटी बीटा 1 एगोनिस्ट भी होती है।
हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से आवाज में प्रॉब्लम आ जाती है। और लॉन्ग टर्म यूज करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, तो देयर इज डिक्रीज रिस्पांस बिकॉज desensitization or down regulation of the beta 2 receptors। जब रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएंगे या उनकी संख्या कम हो जाएगी तो उनका रिस्पांस कम हो जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस आवाज नहीं आ रही है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम है आज लैपटॉप में। तो बीटा 2 एगोनिस्ट के बाद सेकंड ग्रुप xanthine, मिथाइल xanthine group। This methyl xanthine group, these are plant products. There are three main agents of methyl xanthine group. One, caffeine, which is used in tea and coffee. Theophylline compound, most potent, used clinically in bronchial asthma. Third is theobromine, which is very weak action, no therapeutic value. So theophylline derivatives are deriphyllin, aminophylline, acebrophylline, doxophylline. These are all theophylline derivatives. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बताया था, इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। स्मूथ मसल में फास्फोडाइस्ट्रेज 3 होता है, उसको इनहिबिट करते हैं, और इस्नोफिल या मास्ट सेल में फास्फोडाइस्ट्रेज 4 होता है, ये दोनों को इनहिबिट करता है। फास्फोडाइस्ट्रेज 3 in bronchial smooth muscle and phosphodiesterase 4 on mast cell as well as eosinophils, and ultimately increase cyclic AMP causes smooth muscle relaxation and bronchodilation. This is one mechanism of methyl xanthine. Second mechanism, there is blockage of adenosine receptor on mast cell, और adenosine causes bronchoconstriction, तो उसको ब्लॉक करने से there decrease release of adenosine and ultimately decrease release of histamine and prevent bronchoconstriction. This is mechanism of methyl xanthine. कहाँ यूज होता है? ब्रांकियल अस्थमा में यूज करते हैं मिथाइल xanthine को, acute as well as chronic, also used prophylactically. COPD chronic obstructive pulmonary disease में यूज करते हैं, acute alveolar pulmonary edema में भी यूज करते हैं। In this improves both right and left ventricular function. Apnea and premature infants में भी theophylline यूज होता है। डायग्रामेटिक एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है बॉडी में थियोफाइलिन का एडवर्स इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। तो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया आपकी किताब में। यहाँ हम केवल साइट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं साइड इफेक्ट। जीआईटी में अगर ओरली देते हैं तो नॉसिया, वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है। सीएनएस साइड इफेक्ट में रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, हेडेक, ट्रेमर, कन्वर्जन्स हैं। डायूरेसिस भी करता है मिथाइल xanthine। हार्ट में काजे टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन, हाइपोटेंशन एंड समटाइम्स सडन डेथ ड्यू टू कार्डियक रिदमिया। तो थियोफाइलिन जैसे लाइक डेरिफाइलिन, अमीनोफाइलिन इंजेक्टिबल बहुत स्लोली देते हैं, अगर इंट्रावेनसली थोड़ा फास्ट दे दिया देयर इज एरिदमिया एंड समटाइम कार्डियक डेथ अकर। सो थियोफाइलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन वेरी स्लोली or prefer intramuscular injection. Drug interaction with methyl xanthine, कुछ ड्रग एंजाइम इंड्यूसर हैं जो कि इसके कंसंट्रेशन को कम कर देंगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगी, तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। कुछ एंजाइम इनहिबिटर हैं जो कि इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे और इसको कंसंट्रेशन बढ़ा के साइड इफेक्ट बढ़ा देंगे। तो फेनिट्वाइन, रिफेम्पिसिन, फिनोबाइटान ये अगर साथ में दे रहे हैं तो इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है क्योंकि थेरेप्यूटिक फेलियर हो जाएगा। और साइमेट्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन ये एंजाइम इनहिबिटर है, अगर ये साथ में पेशेंट ले रहा है तो इसकी डोज कम करनी पड़ेगी, नहीं तो साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा। थर्ड ग्रुप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इसमें केवल 2 ड्रग्स आती हैं, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, और ये इनहेलेशन रूट से देते हैं। ये दे सिलेक्टिवली ब्लॉक इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट एम्प्टी रिसेप्टर इन ब्रांकियल स्मूथ मसल एंड काजेस ब्रोंकोडायलेटेशन। तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को ब्लॉक करेंगे तो अल्टीमेटली ब्रोंकोडायलेटेशन हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक में। दे हैव स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड आर लेस इफेक्टिव। दीज ड्रग्स आर प्रिफर्ड इन सीओपीडी एंड अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट, जिसमें अस्थमा के साथ साथ सीओपीडी है या अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस फीचर है, उसमें एंटीकोलिनर्जिक इनहेलेशन देते हैं।
क्या होगा? वो लोग अपना हम कर लेते हैं, ऐसे बंद किया जाए। तो पहले आवाज नहीं आ रहा है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैं बता दूं। So these anticholinergic also used in combination with beta 2 agonist, तो उसमें अच्छा बेटर रिजल्ट्स आता है। इसके साइड इफेक्ट लाइक एट्रोपिन की तरह होते हैं, ड्राई माउथ, है ना, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, जितने भी एट्रोपिन के लाइक बहुत माइनर साइड इफेक्ट होते हैं। Another group मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जो मास्ट सेल को डिग्रेनुलेशन से बचाते हैं। इसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, नियोक्रोमिल आता है और कीटोटिफेन आता है। They are not bronchodilator, but they prevent release of the mast cell mediators and prevent bronchitis. आवाज आ रही नहीं? सर स्लाइड शो नहीं कर रही सर। आवाज नहीं आ रही सर? वॉइस तो आ रही है सर, बट स्लाइड शो नहीं कर रही सर। स्लाइड शो नहीं कर रहा? कर रही है सर। कर रहे सर, शो कर रहे हैं। शो कर सर रहा है, कर रही है, कर रही। नेटवर्क गड़बड़ है। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट को यूजुअली प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ वेरियस मीडिएटर, हिस्टामिन, लिकोटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट, इनको प्रिवेंट करते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। दे स्टेबलाइज मास्ट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट रप्चर ऑफ द मास्ट सेल। Sodium chromoglycate is not effective orally as it poorly absorbed from GIT, so that is why it is given by inhalation route. So sodium chromoglycate को we use as prophylactic agent to prevent the bronchospasm and acute attack. Can be used in allergic conjunctivitis, allergic rhinitis, allergic dermatitis also. Side effect like some bronchoconstriction, throat irritation, cough, headache, dizziness, these are some side effects of। ये मैकेनिज्म है, मास्ट सेल बस्ट होते हैं, मीडिएटर रिलीज होते हैं, दे प्रोड्यूस एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, तो इसको स्टेबलाइज करते हैं, मास्ट सेल रप्चर को बचाते हैं। एंड द ग्रुप एंटी IgE एंटीबॉडी। IgE is immune mediator of a airway inflammation in allergic asthma. These are present on mast cell and basophil. IgE रिसेप्टर्स होते हैं मास्ट सेल बाइसोफेल पे, वहाँ IgE एंटीबॉडी जाके अटैच होके बस्ट कर देते हैं। तो एंटी IgE एंटीबॉडी, देयर इज वन ड्रग, ओमेलिजुमैब, only one drug, IgE antibody. It prevents binding of IgE to mast cell, thus prevent mast cell degranulation. It has no effect on IgE already bound to mast, जो पहले से बाउंड कर चुका है उसको प्रिवेंट नहीं करता, वो तो बस्ट हो ही जाएगा, लेकिन फर्दर ना बाइंड करे उसको प्रिवेंट करता है। ये पेरेंटली देते हैं इस ड्रग को, यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा एंड एलर्जिक डिसऑर्डर सच एज नेजल एलर्जी, फूड एलर्जी एक्सेट्रा। लिकोटिन एंटागोनिस्ट बहुत कॉमनली यूज होता है आजकल। लिकोटिन C4, लिकोटिन T4, लिकोटिन E4, ये सब बाइंड करते हैं लिकोटिन रिसेप्टर से, और ये लिकोटिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं मास्ट सेल पे, और ये मास्ट सेल से बाइंड करके क्या करेंगे, ब्रांकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रांकियल हाइपर रिएक्टिविटी, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, ये सारा करते हैं। तो इसके एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट there is one most popular drug, montelukast. So this is licotin antagonist. Licotin antagonist ये मीडिएटर को ब्लॉक करते हैं and produce bronchodilation. They suppress bronchial inflammation. They decrease hyperreactivity. They well absorbed after oral administration. Highly bound to plasma protein. Effective in prophylactic treatment of mild asthma and aspirin-induced asthma. Well tolerated, has less side effect. तो
तो मोंटेल्यूकास कई नाम से आता है, मोंटेरेल्सी, मोंटिको, मोंटेक, एक्सेट्रा। ये फ्लो डायग्राम है जिसमें मोंटेल्यूकास इनहिबिट करता है ल्यूकोट्रिन्स को, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर से बाइंडिंग। Now main drugs in bronchial asthma is glucocorticoids. This is given in systemically as well as inhalation route as well as oral route. Systemically हम यूज करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन को, प्रेडनिसोलोन को, मिथाइल प्रेडनिसोलोन को in emergency cases. Hydrocortisone injectable in emergency cases and prednisolone, methyl prednisolone in chronic bronchial asthma. Inhalation route के लिए हम यूज करते हैं beclomethacin, budesonide, dipropionate and fluticasone. These are given by inhalation inhaler as well as Rotacar. So क्या क्या एक्शन है ग्लूकोकार्टिकॉइड का ब्रोंकियल अस्थमा में? ग्लूकोकार्टिकॉइड secretes which inhibit phospholipase A2 and thereby prevent formation of the various mediators such as prostaglandin, thromboxane. They decrease production of leukotrienes, also decrease production of lymphocyte macrophages also. They decrease production of eosinophil and lymphocytes. They have anti-allergic action, anti-inflammatory action and immune suppressant. ये various action होते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड के, जिसकी वजह से इसको प्रिफर करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। Glucocorticoids do not have direct bronchodilation effect. जब ब्रोंकोडाइलेटेशन नहीं करते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्यों यूज करते हैं? लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा की जो बेसिक पैथोलॉजी है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपर रिएक्टिवनेस, उसको सप्रेस करता है, जिससे फर्दर एलर्जिन के एक्सपोजर में प्रेसिपिटेट ना हो ब्रोंकियल अस्थमा। सो ये इमरजेंसी में ब्रोंकोडाइलेटेशन नहीं करते हैं, but they prevent further attack of the bronchial asthma. They decrease hyperresponsiveness of bronchial mucosa to prevent recurrence. Combination along with long-acting beta-2 agonist with steroid are available. Steroid के beta-2 agonist के साथ inhaler है as well as rotaconazole, salmeterol के साथ, budesonide, formoterol के साथ, Foracort, Seroflow, ये सारे inhaler as well as rotaconazole. एडवर्स इफेक्ट बहुत कम होते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड सिस्टमिक साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। यहाँ हम इनहेलेशन रूट देते हैं तो लेस एडवर्स इफेक्ट होता है। एडवर्स इफेक्ट में इन बाई इनहेलेशन रूट देयर इज हार्शनेस ऑफ वॉइस, ओरोफरेंजियल कैंडिडियासिस आर मोस्ट कॉमन। अदर आर गैस्ट्रिक इरिटेशन, सोडियम वाटर रिटेंशन, हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस। दीज आर सिस्टमिक साइड इफेक्ट जब कंटिन्यूस लेता है, लॉन्ग टाइम सिस्टमिक लेवल बढ़ जाए। Otherwise, to prevent these minor effects, after every inhalation, you advise patient to do saline water gargling. Gargling कर लेगा तो candidiasis, hoarseness नहीं होगा। Now treatment of the acute asthma or status asthmaticus. Status asthmaticus is a emergency condition. There is continuous episode of bronchospasm. इसमें हम रेस्क्यू ड्रग यूज करते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट विच काजेज इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेटेशन। तो स्टेटस अस्थमेटिकस में रेस्क्यू ड्रग्स हैं बीटा-2 एगोनिस्ट। ट्रीटमेंट क्या है इन दिस केस? इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज द पेशेंट इन इमरजेंसी आईसीयू, गिव बैक रेस्ट, मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड इमीडिएटली गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। रेस्क्यू ड्रग्स में बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं बाय नेबुलाइजर रूट के थ्रू या इंजेक्टेबल रूट के थ्रू बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं। सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड इसमें चलाते हैं, हाई डोज हाइड्रोकोर्टिसोन का 200 mg देन 100 mg 6 hourly. वी आल्सो गिव डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेटर लाइक डेरिफाइलिन। जब उससे भी रिलीव नहीं होता तो पहले हम लोग एमिनोफाइलिन इन्फ्यूजन चलाते हैं। एमिनोफाइलिन इज मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड एथिलीन डायमीन का नाउ इट इज नॉट यूज्ड ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी। इसका इन्फ्यूजन कंटिन्यूअस देते हैं। आईवी फ्लूइड, करेक्ट डिहाइड्रेशन और सोडियम रिप्लेसमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं जो कि एसिडोसिस, करेक्ट एसिडोसिस। जब पेशेंट अस्थमेटिक अटैक में आता है तो देयर इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो पेशेंट नार्कोसिस में चला जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। और इसके अलावा एडिशनल ड्रग्स, इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक देंगे।
विच कवर द ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दिस ओवरऑल, इसके अलावा हम एक्यूट अटैक से सेटल हो जाएगा पेशेंट, देन मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक साल्मेट्रॉल फॉर्मेट्रॉल इन कॉम्बिनेशन विद स्टेरॉइड इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर, उसको कंटिन्यूअस इनहेलर यूज करने देंगे या रोटाकैप यूज करने को देंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं इनहेलर के रूप में जब अगर ब्रोंकाइटिस भी है साथ में या सीओपीडी है, तो आइप्राटोपियम टाइप्टोपियम के इनहेलर भी यूज होते हैं। ओरल एंटीबायोटिक दे के छुट्टी कर देते हैं, साथ में एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलिटिक देते हैं। अभी एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलिटिक आगे पढ़ाते हैं। और सेकेंड टॉपिक एंटीटसिव एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलिटिक एजेंट्स। इस सप्रेस का कफ। कफ क्या है? कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट एक्सपेल इरिटेंट एंड accumulated secretions from bronchial tree. So, cough reflex is a complex process involving the central and peripheral nervous system as well as smooth muscle of bronchial tree. Initial deep inspiration followed by forced expiration against temporary closed glottis. लंबी सांस लेता है और एकदम फोर्सफुली बाहर कफ करता है और ग्लॉटिस बंद हो जाता है, उस टाइम ये कफ होता है। मैकेनिज्म कफ की क्या है? इरिटेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा काजेज स्टिमुलेशन ऑफ द कफ रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर होते हैं स्टेज रिसेप्टर इन लंग एंड मैकेनो एंड कीमो रिसेप्टर्स इन द थ्रोट। दे प्रोड्यूस कफ अफरेंट, और ये कफ अफरेंट वाया वेगस एंड सिंपैथेटिक नर्व से सीएनएस में पहुंचती हैं। वहाँ पे कफ सेंटर होते हैं मेडुला में, वहाँ कफ सेंटर से सिग्नल मिलते हैं और कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। टाइप्स ऑफ कफ, प्रोडक्टिव कफ होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ एसोसिएटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ स्पुटम, बलगम के साथ होता है। ये किस कंडीशन में होता है? लेट फेज ऑफ निमोनिया, जब निमोनिया रिजॉल्व होती है, या ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, लंग एब्सेस हो, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें हम दे काजेस प्रोडक्टिव कफ, मतलब बलगम भी साथ में आता है। इसको हम सप्रेस नहीं करते हैं, वी इनहेंस रिमूवल ऑफ द म्यूकस। दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसको ड्राई कफ कहते हैं, विदाउट मच स्पुटम एंड शुड बी सप्रेस। इसको कफ सप्रेसेंट देते हैं इसमें, और प्रोडक्टिव कफ में कफ सप्रेसेंट नहीं देते। ड्राई कफ किस कंडीशन होता है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, जैसे फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रांकियल अस्थमा, प्लूरल डिजीज, अर्ली फेज ऑफ द निमोनिया, गैस्ट्रोफेजियल इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता है। कुछ ड्रग करती हैं ड्राई कफ, ड्रग में जैसे एसी इनहिबिटर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अमिडोरान, लीवोडोपा, ये भी ड्राई कफ प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटी कफ एजेंट्स में क्या क्या होते हैं? एंटीटसिव्स होते हैं, फ्रेंजियल डिमल्सेंट हैं, एक्सपेक्टोरेंट हैं, म्यूकोलिटिक्स हैं। एंटीटसिव मतलब दे सप्रेस कफ सेंटर्स, इसमें आते हैं कोडीन, फाल्कोडिन, ओपियाइड ग्रुप की ड्रग्स आती हैं, मॉर्फिन, नॉस्कोपिन, डेक्स्ट्रोमेथार्पिन, एंटीहिस्टामिनिक्स। फ्रेंजियल डिमल्सेंट होते हैं जो थ्रॉट को सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। दे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, जैसे लोजेंजेस यूज करते हैं, लिंक्टस, लिक्विरिस, इस फ्रेंजियल डिमल्सेंट की तरह यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट जो बलगम को ढीला करके बाहर निकालते हैं, इसमें सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वासिफिनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड होती हैं। म्यूकोलिटिक ड्रग जो स्पुटम के बॉन्ड को तोड़ के लिक्विफाई कर देती हैं, वो म्यूकोलिटिक कहलाती हैं। इसमें ब्रोमहेक्सिन, स्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, एम्ब्रॉक्सा, ये ड्रग्स आती हैं। तो वन बाय वन एंटीटसिव जो कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। दे इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स बाय सप्रेसिंग कफ सेंटर्स इन मेडुला। दे रेज थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। यूज्ड फॉर सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव कफ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को एंटीटसिव, जो जब ड्राई कफ होता है तो हम एंटीटसिव यूज करते हैं। इसमें ड्रग्स आती हैं ओपियाइड ग्रुप की, जैसे कोडीन, कफ सेंटर सप्रेसेंट इफेक्ट होता है इनका। दे काज माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन। इसका एक और साइड इफेक्ट होता है
So should be avoided in children in asthmatic patient. They administered orally, mild analgesic and less addiction property. Codeine is also antitussive in opioid group. Similar action like codeine, no analgesic, no addiction liability. They administered orally, has long duration of action. Another group, noscapine. Noscapine is opium alkaloid, potent antitussive effect, useful in spasmodic cough, no analgesic effect, doesn't cause constipation, CNS depression, जबकि कोडीन में होता है. May release histamine and produce bronchoconstriction. तो इसके साथ एंटीहिस्टामिनिक भी दे दो नोस्कापिन के साथ. साइड इफेक्ट्स आर नाउजिया एंड हेडेक. एंटीटसिक कंटिन्यूस में डेक्स्ट्रोमेथार्बिन. डेक्स्ट्रोमेथार्बिन क्या है? दिस इज सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव एजेंट एनालॉग ऑफ कोडीन. नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, doesn't cause constipation and addiction liability. Mucociliary function is not affected with dextromethorphan. And the drugs antihistaminics like diphenhydramine, chlorpheniramine, promethazine are useful in cough suppression. Dry cough में allergic cough होता है, उसमें antihistaminic देते हैं, as well as syrup and tablet form. They are sedative, anti-allergic, anticholinergic effect. तो dryness of mouth भी होता है, constipation भी होता है, blood vision भी होता है, sedation effect होता है. Produce symptomatic relief on cold and cough associated with allergic condition of bronchial tree. Non-opioid drugs, वो सब opioid drug हो गई, एंटीहिस्टामिनिक हो गई और non-opioid drug. Non-opioid में एक benzonatate drug आती है. Benzonatate is a peripherally acting cough suppressant and chemically related to local anesthetic Procaine. Procaine की तरह similar होती है. Act on pulmonary stretch receptors as well as by central mechanism. बेंजोनेटेट के अलावा कार्बिटापेंटेन. कार्बिटापेंटेन क्या होता है? इट इज एंटीटसिव हैविंग वीक लोकल एनेस्थेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन. कोई इसमें डिपेंडेंट या एडिक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है. फेरेंजियल डिमल्सेंट, इसमें सिरप्स आते हैं, लोजेंजेस आते हैं, लिंकटसेस, लिक्विरिस. दीज आर यूज्ड व्हेन कफ अराइजेस ड्यू टू इरिटेशन एबव लैरिंक्स. फेरेंस लैरिंक्स के ऊपर इरिटेशन हो, फेरेंजाइटिस में, एलर्जिक राइनाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस में, उसमें यूज करते हैं. इंक्रीज सलाइवेशन होता है इससे एंड प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव सूदिंग इफेक्ट ऑन इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा ऑफ द थ्रोट. फेरेंजियल डिमल्सेंट यूज करते हैं इसमें. एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलिटिक, म्यूकोकाइनेटिक, जो कि स्पुटम को लिक्विफाई करके हेल्प इन द रिमूवल फ्रॉम ब्रोंकियल ट्री. दे इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन. They reduce viscosity of the sputum, so cough becomes less irritant, less tiring, and productive. They include drugs. Expectorant में क्या क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम साइट्रेट, गुआसिफिनेसिन, अमोनियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, टोलू, बाल्सम, सिरप वसाका, वोलेटाइल आयल्स, ये सब इसमें आते हैं. क्रॉनिक कफ में यूज करते हैं म्यूकोलिटिस को. These agents break the thick tenacious sputum and lowers viscosity of the sputum, so sputum comes out easily. Drugs mucolytics में आती है ब्रोमहेक्सिन. It liberates lysosomal enzyme और ये lysosomal enzyme digest mucopolysaccharides, hence decrease viscosity of the sputum. तो sputum के mucopolysaccharide को digest कर देता है और उसको thin बना देता है. Side effects are rhinorrhea and lacrimation. Ambroxol hydrochloride, another compound mucolytic में ambroxol hydrochloride. एक ब्रोमहेक्सिन, दूसरा ambroxol hydrochloride. It is active metabolite of bromhexic. Another group acetylcysteine and carbocysteine. ये भी mucolytic की तरह यूज करते हैं. Used as aerosol in the treatment of cough. जब कफ जमा होता है तो इसको स्टीम के साथ देते हैं to liquefy the sputum. They open disulfide bond on mucoprotein of sputum, so the sputum becomes tenacious. Side effects are nausea, vomiting, bronchospasm. Carbocysteine is administered orally. Carbocysteine bronchodilators of oral preparation available है और acetylcysteine inhalation के रूप में देते हैं. These are cough suppressant, mucolytics and treatment of bronchitis.